हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है? आवाज़ आ रही? बिल्कुल बढ़िया। तो आज एओडी में नया आर्टिकल स्टार्ट करना है साहब, है ना। और नए आर्टिकल में जो बात हम करने जा रहे हैं वो है मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन, या फिर उसको अपन बात करेंगे, अगर मैथमेटिक्स जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी वर्डिंग्स में अगर मैं बोलूँ तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। अच्छा, नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, मोनोटोनिसिटी एक बिहेवियर है, एक नेचर ऑफ फंक्शन की बात करें। वैसे तो मोनोटोनस वर्ड आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो इस बारे में, लाइफ मोनोटोनस हो गई है ना, ऐसा अपन बोलते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोटोनस? मोनोटोनस का मतलब एक तरह की ना, बिल्कुल एक कोई चेंज नहीं है उसमें, है ना। डेली रूटीन वही है, 5:30 से 7 बजे तक बैठ करके हाँ लेक्चर अटेंड करना, बस रेगुलर बेसिस पे आपकी लाइफ जो है वैसी चली जा रही, तो इसको अपन बोलते हैं मोनोटोनस हो गई। मैथमेटिक्स में फंक्शन के बात में अपन मोनोटोनस का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन का बिहेवियर एक जैसा है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन मोनोटोनस हो गया है। यहाँ पर हम दो तरह की बात अपन करने वाले हैं। मोनोटोनस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि मोनोटोनस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब है ना, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, और घट रहा है घट रहा है घट रहा है तो उसको अपन डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनस। मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, अब अपन प्रैक्टिकल बात नहीं सोच रहे हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनस इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। या तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये नहीं कि इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, देन वन कैन से दैट द फंक्शन इज नॉट मोनोटोनस, नॉट मोनोटोनस। अच्छा, बात वैसे भी समझ में आ रही है कि देखो, एक तरह का बिहेवियर है तो मोनोटोनस हो गया, बिहेवियर में चेंज आ गया तो नॉन मोनोटोनस हो गया। इसी तरह से फंक्शन में अपन बात करते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग ओनली और फंक्शन इज डिक्रीजिंग ओनली, देन इट इज मोनोटोनिक फंक्शन। एंड इफ इट इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, देन इट इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। तो छोटी सी एक डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूं ना। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब नेचर की बात अपन कर रहे हैं, फंक्शन के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, फंक्शन के क्या उसका रिस्पॉन्स है। तो अ फंक्शन fx इज सेड टू बी y is equals to f of x is said to be monotonic. A function f of x is said to be monotonic if it is increasing only or decreasing only. मैं शायद आपको समझा पाया कि मोनोटोनिक का मतलब क्या है, कि चाहे वो गिरता हुआ फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में फंक्शन है, या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन अपने बिहेवियर को उसने चेंज नहीं किया। अगर इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो केवल इंक्रीज ही कर रहा है, देन इट इज़ मोनोटोनिक। या डिक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो केवल और केवल डिक्रीज ही करता जा रहा है, देन इट इज़ मोनोटोनिक। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों हो जाए किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, देन दैट विल बी नॉन मोनोटोनिक। मैं लिख देता हूं, fx इज नॉन मोनोटोनिक if it is increasing as well as decreasing.
in nature in any interval। मान लीजिए किसी इंटरवल की मैं बात करूं और उस इंटरवल पे मैंने देखा कि फंक्शन इंक्रीजिंग भी नेचर का है और डिक्रीजिंग भी नेचर का है, मतलब इंक्रीजिंग नेचर का भी है और डिक्रीजिंग नेचर का भी है, तो फंक्शन नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा क्योंकि उसने अपना नेचर चेंज कर दिया ना। और अगर नेचर नहीं चेंज किया, केवल और केवल इंक्रीजिंग है या फिर केवल और केवल डिक्रीजिंग है, देन दैट विल बी मोनोटोनिक। तो साहब मोनोटोनिक हो गया और ये नॉन मोनोटोनिक हो गया। तो इनके बारे में कुछ कुछ बातें और सीखते हैं। ग्राफिकली हम कैसे बात कर सकते हैं कि फंक्शन मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, और व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। भाई अपन एओडी पढ़ रहे हैं ना, तो डेरिवेटिव की हेल्प से हम कैसे चेक कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द ग्राफ वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलिए आगे बात करते हैं। तो सम बेसिक डेफिनेशंस जल्दी जल्दी से नोट करो जरा। ग्राफिकल सेगमेंट की बात कर रहे हैं ना, ग्राफिकल सेगमेंट की बात कर रहे हैं। देखो पहला मैं लिख रहा हूं साहब इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं जिसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा हूं ना, उसको एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता है। क्या बोलता है साहब? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मैं लिख देता हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हालांकि मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता एनसीईआरटी से इस मामले में, लेकिन फिर भी समझाना काम है। उसने भी आपको समझाया किसी न किसी तरह से, मैं भी आपको कोशिश करता हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं। एक फंक्शन है साहब एफ ऑफ एक्स, और ग्राफ उसका मैं बना रहा हूँ, आप देखें ज़रा। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से ना, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये ग्राफ। अच्छा, ग्राफ बन कैसा रहा है इसका? आप बहुत अच्छे से अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि ग्राफ मैं बना रहा हूँ लोअर लेफ्ट से अपर राइट। बस मुझे इतनी ही बात दिमाग में रखनी है कि इसका जो एफ एक्स का ग्राफ है वो बन कैसा रहा है, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। अगर ग्राफ आपने लोअर लेफ्ट से अपर राइट में बनाया, सो दैट इज अ ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं कि इंक्रीजिंग को हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज होता जा रहा है ना। अगर मैं दो वैल्यूज यहां पर ले लूं, एक मैंने लिया x1 और एक लिया x2, एंड यू कैन चेक दैट x1 इज स्मॉलर देन x2, सो f ऑफ x1 इज स्मॉलर देन f ऑफ x2। ये वाली जो वैल्यू है वो f ऑफ x1 है, y की वैल्यू, और ये क्या है, f ऑफ x2 है। बात समझ में आ रही? सो एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग x, y ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब x के बढ़ने पर, इनपुट के बढ़ने पर आउटपुट बढ़ता जा रहा है, या फिर उल्टा बोल सकते हो, इनपुट के कम होने पर आउटपुट भी कम होता जा रहा है ना, आउटपुट भी कम होता जा रहा है। तो x इंक्रीजेस, y increases, x decreases, y decreases, then function is said to be increasing function। अब बात समझ में आ रही है ना, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? कर्व लोअर लेफ्ट से अपर राइट जा रहा है। अच्छा, कर्व लोअर लेफ्ट से अपर राइट जाने की मीनिंग क्या समझ में आ रही है? लोअर लेफ्ट से अपर राइट जाने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ रही वैसे वैसे y की वैल्यूज भी बढ़ रही। भाई यहाँ पर x इतना था तो y इतना था, x आपने बढ़ा दिया तो y और बढ़ गया, फिर x और बड़ा कर दोगे तो y और बड़ा हो जाएगा। तो एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग x, y ऑल्सो इंक्रीजेस। तो छोटे में अगर मैं लिखूं, यहां पर देखो x1 इज स्मॉलर देन x2 implies f of x1 is smaller than f of x2। दिख रहा है क्या आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है साहब। x1 x2 से छोटा है तो f of x1 f of x2 से छोटा है। डायरेक्टली रिलेटेड है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट वैल्यूज चल रही। अगर मैं और कुछ लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, एज x इंक्रीजेस implies y इंक्रीजेस। ऐसे डिज़ाइन बनाने से समझ में आ रहा है ना, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x डिक्रीजेस implies y डिक्रीजेस। खत्म। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैथमेटिकल बात है,
अगर मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि आपने इनपुट बढ़ाना चालू किया तो आउटपुट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, देन फंक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग। सही है। तो पहला पार्ट आपने पढ़ी, ये मोनोटोनिक हो गया। अरे केवल और केवल बढ़ ही तो रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा पूरे इंटरवल में। अगर मैं देखूं, अगर मैंने यहां से यहां तक इंटरवल की बात की तो आप देख रहे हो फंक्शन इंक्रीज 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 और केवल इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो आप इसको। अच्छा, नंबर 2 पे एक जबरदस्ती की डेफिनेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। क्या बोल रहे हैं साहब? नॉन डिक्रीजिंग। ये क्या भला है साहब? अच्छा, सीधी सी बात है, अगर आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया नॉन डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या होगा? अरे इंक्रीजिंग ही तो होगा। मतलब इस दोनों में कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए ना, कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी उसको अलग तरीके से सोचता है और अलग तरह से डिफाइन करता है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब वो ये कह रहा है कि फंक्शन डिक्रीज नहीं होगा, कंफर्म है। अरे यार सीधी सी बात है, अगर फंक्शन डिक्रीज नहीं होगा ये कंफर्म है, इसका मतलब क्या, वो फंक्शन इंक्रीज ही तो होगा। लेकिन उसकी डेफिनेशन से थोड़ा बहुत आपको चेंज समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब, मैं ग्राफ बना दूं पहले, है ना, तो इसका ग्राफ देख करके शायद आपको समझ में आ जाए। ये ग्राफ मैंने बनाया ना, दिस वन इज ओरिजिन, एक्स और वाई एक्सिस। मैंने क्या किया, ये ऐसा बना दिया। अच्छा, ये इंक्रीज हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है साहब। अच्छा, फिर क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया और फिर इसको इंक्रीज कर दिया साहब। हाँ, अब बात आपको शायद बेहतर समझ में आए। अगर मैं यहां पर x1 ले लूं और यहां पर x2 ले लूं, मतलब x1 कितना हो गया, इतना, और x2 कितना हो गया, इतना। क्लियरली x1 इज स्मॉलर देन x2, but can we say that f of x1 is smaller than f of x2? No, f of x1 is equals to f of x2. इस केस में अगर मैं बोलूं कि f of x1 f of x2 के इक्वल है, जबकि हो क्या रहा है कि x1 x2 से छोटा है। अच्छा, इंक्रीजिंग में अपन ने क्या पढ़ा, x1 इज स्मॉलर देन x2, देन ऑफ कोर्स f of x1 इज स्मॉलर देन f of x2। लेकिन अगर इसी ग्राफ में मैं x1 को यहां पर ले लूं और x यहां कहीं पर ले लो, तो अब आप देखो x1 इज स्मॉलर देन x2 एंड क्लियरली f ऑफ x1 इज स्मॉलर देन f ऑफ x2। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में x1 x2 से तो छोटा है, लेकिन f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल भी हो सकता है या छोटा हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही? इसमें इक्वालिटी का कोई चांस नहीं ना, इसमें इक्वालिटी का कोई चांस नहीं। कोई ऐसे 2 पॉइंट बता दो कि जब x1 x2 से छोटा और f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है, नहीं है। यहां पर ऐसे 2 पॉइंट दिख रहे हैं मुझे, और भी पॉइंट है, ढेर सारे पॉइंट यहां पर ले लो। तो x1 इज स्मॉलर देन x2 बट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 और f ऑफ x1 इज स्मॉलर देन f ऑफ x2। इसलिए मैं इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल रहा हूं और इसको क्या बोल देने हैं, नॉन डिक्रीजिंग। तो यहां पर कंडीशन क्या बोल रहा है, देख लो आप कि x1 इज स्मॉलर देन x2 इंप्लाइज f ऑफ x1 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू f ऑफ x2। या तो इक्वल होगा और या फिर छोटा होगा। मेरी बात समझ में आ रही? दिस वन इज इंक्रीजिंग, ये केवल और केवल इंक्रीज ही हो रहा है। देयर आर नो सच 2 पॉइंट्स वेदर x1 इज स्मॉलर देन x2 and for that f of x1 is equals to f of x2, but here it is possible x1 is smaller than x2 and f of x1 is equals to f of x2। लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह दो आपने x1 और x2 लिया है तो बट ऑब्वियस है इंक्रीजिंग वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया? इसमें यह समझ में आ रहा है कि इसमें f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटा ही होगा। इसमें ऐसा हो सकता है कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटा हो या फिर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर हो। तो इसको नॉन डिक्रीजिंग बोल दिया साहब, हालांकि इसका बहुत रेलेवेंस नहीं दिखता मुझे और ना ही क्वेश्चन में इसका कोई ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इंक्रीजिंग बोले तो आप यही समझ लेना साहब, है ना, ये जो दिया हुआ है। नंबर 3, अच्छा इसको मैं बोल रहा हूँ साहब डिक्रीजिंग फंक्शन।
और बहुत स्पेसिफिक होकर के बात करें तो मैं इसको बोल सकता हूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, इस बार जो कर्व बनेगा ना एफ ऑफ एक्स, उसका जो कर्व बनेगा वो कहाँ से बनेगा? पहले इंक्रीजिंग में कहाँ से कहाँ पर बनाया था? लोअर लेफ्ट से अपर राइट। नाउ दिस टाइम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। मैं लिख देता हूँ अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। ग्राफ बना देता हूँ साहब। चलो ऐसा बना दिया ना, ओरिजिन x है y। अच्छा, आप देखते जा रहे हो हुआ क्या होगा ना, हुआ क्या होगा। मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ x1 और x2, उस पर ऑर्डिनेट देख लो क्या हो रहा है। देयर इज वॉट x1 एंड देयर इज x2 एंड दिस वन इज f ऑफ x1 एंड देयर इज f ऑफ x2। इनइक्वालिटी अपोजिट साइड में दिख रही है साहब, है ना। x1 इज स्मॉलर देन x2 बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे x बढ़ाओगे ऑर्डिनेट क्या होता जाएगा? कम होता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, 2 तरह से लिख सकता हूँ साहब कि x1 इज स्मॉलर देन x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज स्मॉलर देन, सॉरी, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे दिख जाएगा ना, आपको दिख जाएगा। हमने डेरिवेटिव सभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं साहब, ये ध्यान रखो। डेरिवेटिव कहीं इस्तेमाल हो रहा है क्या? हमें तो केवल प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। उसकी फोटो कैसे बनती है, उसका ग्राफ कैसे बनता है यहाँ पर। और वो भी लिख देता हूँ साहब कि एज एक्स इंक्रीजेस इम्प्लाइज वाई डिक्रीजेस। अच्छा, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लिख दो, अच्छा लगेगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे y लिया है इसलिए। तो x को इंक्रीज करते हुए देखिए आप, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर fx इतना था, फिर x और बढ़ाया तो fx कम हो गया, फिर आपने बढ़ाया तो x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है। अच्छा, x को कम करते जाओ तो y बढ़ता जाएगा, उल्टा कर लो, x डिक्रीजेस इम्प्लाइज y इंक्रीजेस। तो ये बात आपको समझाने के लिए ठीक है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग if we go on increasing x, the ordinate will decreasing। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। जैसा उसमें अपन ने एक स्टोरी लिखी थी वैसे यहाँ पर, वहाँ पर एक लिखा था नॉन डिक्रीजिंग। नाउ दिस टाइम we can write नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इंक्रीजिंग? ये क्या भला है साहब? नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? समझाने की अब जरूरत दिख रही है क्या? नहीं, डायग्राम से ही आपको बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि मैंने ऐसा बनाया ना, अच्छा, फिर इक्वल कर दिया और फिर कम कर दिया, तो दिख ही रहा है कि क्या होने वाला है ना, क्या होने वाला है। तो लिख दूं साहब, x1 इज स्मॉलर देन x2। व्हाट इट इम्प्लाइज? f ऑफ x1 या तो f ऑफ x2 के इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f ऑफ x2। भाई साहब, अगर इन 2 कंडीशंस में मैंने लिया, ये मैंने x1 लिया, ये मैंने x2 लिया, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 तो इक्वल होंगे। बट इफ वी चूज x1 यहीं पर ले लिया, मान लीजिए x2 यहां पर ले लिया, तो x1 इज स्मॉलर देन x2 बट f ऑफ x1 इज स्मॉल ग्रेटर देन f ऑफ x2। उल्टा होगा या फिर इक्वल होगा, इसको अपन क्या बोल देंगे? नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नंबर 5 पे आते हैं ना, नंबर 5 पे, और इसको मैं क्या बोलने वाला हूं नंबर 5 को। अभी तक अपन ने क्या देखा? मोनोटोनिक देखा साहब, या तो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। अब मैं देखने वाला हूं जिसमें दोनों ही बातें पॉसिबल है, इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को अपन नॉन मोनोटोनिक बोलेंगे, या फिर ऐसा बोलो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ऐसा लिख देता हूं ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इधर एक डायग्राम बना देता हूं, एक ग्राफ बना देता हूं। चलो ऐसा बना दिया ना, ऐसा एक ग्राफ बना दिया मैंने, डाउनवर्ड डायरेक्टेड पैराबोला टाइप दिख रहा है ना, सही है। ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस। अच्छा, इस पॉइंट को मैंने कुछ लिख दिया साहब बी, यहाँ पर
x इक्वल्स a है और यहाँ पर कहीं पर x इक्वल्स c लिख दिया। अच्छा, इस वाले में कहानी कैसी चल रही है आपको दिख रहा होगा ना कि फ्रॉम a टू b फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर मैं इंटरवल a से b की मैं बात करूं तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, और अगर मैं इंटरवल b से c की बात कर रहा हूं तो फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। a से b पे फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। b से c पे फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। अच्छा, मैं अगर पूरे इंटरवल की बात करूं, a से c इंटरवल की मैं बात कर लूं, फॉर द इंटरवल a to c function is non-monotonic because for some part it is increasing and for other part it is decreasing. That means it has behavior of increasing as well as decreasing and that's why the function is non-monotonic. हम इसको बोल सकते हैं neither increasing nor decreasing. लेकिन किस इंटरवल में? a से c में। मैं लिख देता हूँ for the interval a to b it is increasing, है ना? मैं लिख दे रहा हूँ ऐसा, समझाने के लिए बहुत है ना। अच्छा, फॉर इंटरवल b टू c कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं लग रही है इसमें, तो देख के ही समझ में आ रहा है अपर लेफ्ट से लोअर राइट जा रहा है। जैसे जैसे x को बढ़ा रहा हूँ इसके बाद y की वैल्यू कम होती जा रही है ना, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। और बाय द वे, मैं अगर आपसे ये बात करूं कि फॉर द इंटरवल a टू c, a से c के इंटरवल में फंक्शन का नेचर आपको क्या दिख रहा है? एक जैसा नहीं है साहब, कभी वो इंक्रीज हो रहा है, कभी वो डिक्रीज हो रहा है। तो अपन बोलेंगे नाइदर नॉर, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और ना ही फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अभी हम लोगों ने मैथमेटिकली या ग्राफिकली बात करें कि हाँ, हमने ये सीख लिया कि साहब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, नॉन मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है। अब हमको विद द हेल्प ऑफ, भाई ग्राफ आपको नहीं बनता साहब फंक्शन का, अब क्या करोगे? एक आपको ऐसा फंक्शन दे दिया जिसके ग्राफ के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, ABCD नहीं जानते, थोड़ा बहुत एक आइडिया लगाने वाली बात है, डेरिवेटिव लगाएंगे, कहीं मैक्सिमा मिनिमा लगाएंगे और लिमिट्स लगाएंगे और उसकी हेल्प से हम कोशिश करेंगे कि हाँ, एक टेंटेटिव शेप मुझे मिल जाए तो हम बता पाएंगे कि वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेकिन मुझे नहीं मालूम कुछ भी, तो वन कैन यूज़ द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव की हेल्प से हम खुद से बता सकते हैं कि साहब फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो ज़रा देख लें, यूजिंग डेरिवेटिव्स। इधर देखो जरा। अच्छा, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन की फोटो ऐसी बनेगी? अरे बनेगा ना। अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो लोअर लेफ्ट से अपर राइट जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके किसी भी पॉइंट पर ना, इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट जरा ड्रॉ करके देखो। इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ, तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y डैश से, या फिर बोले तो f डैश x रिप्रेजेंट करता है स्लोप। कैन वी से दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव? हाँ जी, एक्यूट एंगल बना रहा है, तो एक्यूट एंगल बना रहा है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f डैश x क्या होगा? 100% पॉजिटिव होने वाला है ना, तो f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये अगर कंडीशन मुझे मिल गई तो मैं बोल सकता हूं कि साहब फंक्शन कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि डेरिवेटिव की हेल्प अपन कैसे ले रहे हैं ना, डेरिवेटिव्स की हेल्प अपन कैसे ले रहे हैं। यहां पर मुझे दिख रहा है साहब कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट का स्लोप हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब कंडीशन मिल गई मुझे, फॉर इंक्रीजिंग f डैश x शुड बी पॉजिटिव। अच्छा, मान लीजिए डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग नेचर का है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप। ए भाई, ये एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव। तो व्हाट इज इट्स मीनिंग? इफ डेरिवेटिव इज नेगेटिव, व्हाट वन कैन से? फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन।
तो बिना ग्राफ बनाए अगर आप डेरिवेटिव बस केवल जानते हो ना, तो डेरिवेटिव की हेल्प से आप कनेक्ट कर लोगे और बता दोगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। और मान लीजिए कि एक इंटरवल आपको दे दिया, आपने देखा कि साहब कुछ इंटरवल पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है लेकिन बाकी इंटरवल पर एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब पूरे इंटरवल पे क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो लिख लेते हैं उसको ना, लिख लेते हैं फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर मैं बात करूं, भाई आपको एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, या तो आप ग्राफ बना लो और ग्राफ बना करके तो आपको दिख ही जाएगा साहब की फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। भाई लोअर लेफ्ट से अपर राइट जाना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए ना। तो फॉर इंक्रीजिंग मुझे जो बात समझ में आई कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा फॉर नॉन डिक्रीजिंग, अरे नॉन डिक्रीजिंग का मतलब समझ में आ गया ना, जो दूसरा वाला डायग्राम बनाया था मैंने। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग ही है लेकिन हाँ उसमें पॉज लग जाता है ना, पॉज लग जाता है। तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये तो कंफर्म है, कभी कभी जीरो भी हो सकता है। ये भाई ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा तीसरी बात, तो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए साहब, डिक्रीजिंग मतलब मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। तो स्लोप कैसा होना चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट शुड बी नेगेटिव। और अगर बात फॉर नॉन इंक्रीजिंग की बात कर लो ना, नॉन इंक्रीजिंग की, नॉन इंक्रीजिंग के लिए स्लोप नेगेटिव होगा। हो सकता है ना, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर फेज में स्लोप जीरो भी हो जाए, ऐसा शेप हो जाए। अच्छा पांचवा लिखने की जरूरत तो नहीं, फॉर नाइदर नॉर के लिए क्या होगा, समटाइम्स एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव एंड समटाइम्स एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, ये आपका डेरिवेटिव खत्म। अच्छा क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, शो द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग ऑन द गिवन इंटरवल्स। एक इंटरवल दे दिया है और उसमें ये बोल रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, शो करिए। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन कोई भी एक ले लेते हैं ना, जैसे मुझे ये क्वेश्चन दिख गया ना, ये क्वेश्चन, ये एफ ऑफ एक्स है और ये दिया हुआ है साहब एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 100 है ना। वो ये कह रहा है कि मुझे शो करके बताइए कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर है, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा ये बात आपको हमेशा मालूम है कि कोई भी क्यूबिक एक्सप्रेशन होता है उसकी रेंज क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाती है, एवरीवन नोज दिस। हम चाहें तो, और ये x लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ लोअर लेफ्ट से अपर राइट ही जाएगा, मतलब 100% मुझे मालूम है, पहले से मालूम है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही है। लेकिन हम ऐसा लिखेंगे नहीं कि ग्राफ बना करके शो करेंगे, ग्राफ बना करके शो नहीं करना है। देखो आप अगर अभी 12th बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा, फिर उसके लिए कुछ डिफरेंट बात करेंगे। अभी मैं केवल और केवल 12th बोर्ड के लेवल पे बात करूं, तो बोर्ड के लेवल पे ये नहीं कि वी नो दैट इट्स ग्राफ बना दिया और आपने बोला कि साहब ये दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन, नहीं साहब ऐसा नहीं करना। यूज डेरिवेटिव से ना, डेरिवेटिव की हेल्प से आपको शो करना है, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ AOD इन यूर सिलेबस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर ये शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मीन्स यू हैव टू शो दैट एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर दिस इंटरवल। इस इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव शो कर पाए आप, तो आप बोल दोगे कि साहब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैंने शो करने की कोशिश की, तो क्या करूंगा, एफ डैश एक्स निकाला साहब, है ना। एफ डैश एक्स कितना आएगा, ये आएगा साहब 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 3। अच्छा ये दिख रहा है कि ये हो गया 3 टाइम्स और यहाँ पर आ गया x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1। अच्छा ये दिख गया साहब कि ये है 3 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये डैश x है। क्लियरली व्हाट इज इट्स मीनिंग, यार ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, या तो ये ज़ीरो आएगा, या तो ये ज़ीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हाँ अब क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे,
आप सोचोगे कि साहब आपने तो लिखवाया कि जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है उस कंडीशन में वो नॉन डिक्रीजिंग होता है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया साहब नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या, इंक्रीजिंग ही, तो है ना, ज़्यादा कोशिश ना करें यूज होने की। तो आप तो उसने बोला है कि शो दैट ये इंक्रीजिंग, व्हाट इट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर वो वहां पर लिख देता शो दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर आप नॉन डिक्रीजिंग लिख देते। अगर वो बोल रहा है शो दैट इट इज इंक्रीजिंग, तो आप लिख दो साहब एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। कब इंक्रीजिंग होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स कोई भी रियल नंबर है, फंक्शन हमेशा हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। कहीं ग्राफ बनाया क्या मैंने, नहीं, केवल मैंने ये शो किया कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। शो द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग ऑन द गिवन इंटरवल्स। फिर से इस क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2 में मुझे ये शो करना है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। मतलब मुझे क्या शो करना है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। तो शो करने के लिए अब देखो ना, इसका ग्राफ बनाने में जो टाइम लगेगा, बकवास काम मत करो, अब डिफरेंशिएट करके दिखा दो उसको कि इस इंटरवल में ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका डेरिवेटिव सॉरी, तो मुझे एफ डैश एक्स निकालने दो। मैंने एफ डैश एक्स निकाला, कितना आएगा साहब, दैट इज 2 + cos x इंटू इट्स डेरिवेटिव दैट इज व्हाट, 4 cos x। अच्छा, माइनस ऑफ 4 sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस ऑफ sin x, होल डिवाइडेड बाय ना, होल डिवाइडेड बाय 2 + cos x होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस ऑफ 1, पूरी बात लिख रहे हैं साहब, है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, लिख लेते हैं इसको, एफ डैश एक्स लिखा, ये कितना आ रहा, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स, तो +4 आ गया, और 8 cos x, तो यहाँ से मिल रहा है साहब 8 cos ऑफ x, 8 cos x + 4, एलसीएम ले लूँ क्या, तो माइनस ऑफ 2 + cos x होल स्क्वायर लिख दिया साहब, होल डिवाइडेड बाय ना, होल डिवाइडेड बाय 2 + cos x होल स्क्वायर। अच्छा, फिर क्या हुआ, एफ डैश एक्स लिखा मैंने पूरा, व्हाट वी गेट 8 cos ऑफ x + 4। अच्छा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ cos ऑफ स्क्वायर x और माइनस ऑफ 4 cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 + cos x होल स्क्वायर। अच्छा, ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा, ये कितना आ रहा था, 4 cos x, आगे बढ़ जा रहा हूँ ना, बढ़ जा रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x, तो 4 cos x माइनस cos ऑफ स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 + cos ऑफ x होल स्क्वायर। मुझे ये शो करना है साहब कि ये पॉजिटिव है इस इंटरवल में ना, 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है तो ये पॉजिटिव है, तो शो कर सकते हैं अपन ना, शो कर सकते हैं। देखो ऐसा कर लो कि cos ऑफ x तो बाहर ले लो, और ये मैंने लिख दिया साहब 4 माइनस ऑफ cos x और डिवाइडेड बाय 2 + cos ऑफ x होल स्क्वायर। कोई डाउट? अच्छा, इतनी बात तो समझ में आती है साहब कि cos x -1 से 1 के बीच में होता है ना, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगी। अच्छा, cos x -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आएगी, 0 भी नहीं हो सकती, क्योंकि cos x की वैल्यू कभी -2 तो होगी नहीं। तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, 0 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू नो दैट cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो cos x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, द एंटायर वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। व्हाट इज इट्स मीनिंग, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। मैं प्रॉपरली लिख दे रहा हूँ ना कि फॉर इंटरवल 0 to π/2, इस इंटरवल में अलग अलग लिख रहा हूँ साहब,
कि कॉज ऑफ एक्स जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 भी हो सकता है ना, π/2 पे ये 0 हो जाएगा। अच्छा, 4 माइनस कॉज एक्स की क्या कंडीशन बनेगी, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। 2 प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर, व्हाट अबाउट दिस, इट इज अगेन ऑलवेज पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी नहीं हो, 0 भी नहीं हो सकता। व्हाट इट इम्प्लाइज, पूरी कंडीशन की मैं बात करूं तो वन कैन से दैट एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to π/2। ये मैं सब्जेक्टिव अप्रोच की बात कर रहा हूं अभी। सो व्हाट इज इट्स मीनिंग, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, ऐसी डिजाइन बना के मत भगाना, बोर्ड में पूरा लिख देना, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं ना, बड़ा सा दिख रहा है तो करने में अच्छा लगेगा। मुझे ये शो करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो ये तो पूरे रियल नंबर्स की बात कर रहा है, पूरे रियल नंबर में इंटरवल की बात कर रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच में जितनी एक्स की वैल्यूज़ हैं सबके बारे में वो पूछ रहा है। तो चलो इंटरवल निकालते हैं अपन, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करके देखेंगे, उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो बचा हुआ जो इंटरवल होगा उसमें फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं। पहले तो ये समझ में आ गया कि ये देखो बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है और ये लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब अपवर्ड बनेगा, ऐसा वाला बनेगा, पैराबोलिक टाइप का। चलिए, अरे डब्लू के शेप में, ठीक। पहले तो मुझे एफ डैश एक्स निकाल लेने देना, एफ डैश एक्स निकाला तो ये हो गया 12/10 एक्स क्यूब हो जाएगा। अच्छा, माइनस 12/5 एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, माइनस ऑफ 6x प्लस 36/5, ऐसे ही कुछ दिख रहा है। तो बेहतर है कि 1/10 मैं बाहर ले लूँ। पहले क्या बाहर ले लूँ, 1/10। तो मैंने 1/10 को जब मैंने बाहर लिया तो मुझे क्या मिल रहा है, 12x क्यूब मिल रहा है और माइनस ऑफ कितना मिलेगा, 24x स्क्वायर मिलेगा और माइनस ऑफ 60x मिलेगा और प्लस 72 मिलेगा। फिर मुझे लगा कि मैं 12 को भी बाहर ले लूँ ना, अच्छा लग रहा है, तो 12/10 मैंने बाहर ले लिया। अच्छा, अंदर क्या आ रहा है साहब, एक्स क्यूब आएगा, माइनस ऑफ 2x स्क्वायर होगा, माइनस ऑफ 5x होगा और प्लस 6 होगा। रूट्स निकालने पड़ेंगे साहब। तो 6 और 1 7 और -5 -2 7, मतलब एक रूट तो 1 हो गया। ये तो ऐसे ही निकाल लेंगे ना, 6/5 लिख दिया तो 1 रूट इज़ व्हाट, x - 1। अच्छा, 2 कहीं से आएगा क्या, 6 और 14 नहीं आएगा ना, -2 देखो तो -8 प्लस 6 -2 और ये 10 8 8 -8 मतलब एक रूट तो x + 2 हो गया। एक बच रहा है साहब 3, देखो जरा, 27 + 6 33, 15 और 18, 15 और 18 33, एक रूट आ गया साहब x - 3, ये रूट आ गया साहब, ये एफ डैश एक्स हो गया। अच्छा, इनइक्वालिटी पिक्चर में दिखने लगी साहब, इनइक्वालिटी दिखने लगी पिक्चर में। उसने बोला है ना, फाइंड द इंटरवल्स फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो एफ डैश एक्स के लिए वेवी कर्व बना लो साहब, है ना, मैं लिख देता हूं नाउ, फॉर इंक्रीजिंग, या अभी ऐसा लिख देते ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भूल जाओ। मैं एक काम करता हूं, नाउ wavy curve for f dash x, f dash x के लिए wavy curve बना लेते हैं भाई। ये f dash x है, इसके लिए wavy curve क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, -2 1 और 3। तो मैंने ये क्रिटिकल पॉइंट्स ले लिखे साहब, ये हो गया -1, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 3। गलत बोल दिया ना, ये 1 है और ये -2 है ना, -2 1 and 3, these are the 3। अच्छा, of course you know this one is positive, this one is negative, this one is positive, this one is negative। ये वेवी कर्व मैं किसके लिए बना रहा हूँ,
एफ डैश एक्स के लिए ना, एफ डैश एक्स के लिए, क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स ही तो देखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा, एक कर्व अगर आप चाहो तो डिज़ाइन बना करके आप अच्छा कर सकते हो ना, अच्छा कर सकते हो। तो मुझे दिख रहा है साहब इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो जाएगा, बाकी बचा हुआ पार्ट जहाँ पे वो नेगेटिव है वहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो मुझे लिखना क्या है कि फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है, तो फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव, है ना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग, एक्स बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है साहब बताओगे, -2 to 1, -2 to 1 यूनियन 3 to infinite, 3 to infinite। दिख रहा है, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है, फॉर डिक्रीजिंग ना, तो फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी नेगेटिव, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए साहब, स्मॉलर देन 0, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव किस पार्ट में दिख रहा है, -∞ to -2 यूनियन 1 to 3। तो व्हाट इज इट्स मीनिंग, एक्स बिलोंगिंग टू -∞ to -2 यूनियन 1 to 3, इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो कहीं से भी आप कनेक्ट कर लो। तो इनइक्वालिटी आपने यार इतनी ज़्यादा पढ़ ली है कि ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कनेक्ट कर लोगे। तो ये एक वर्किंग होगी साहब। एक आध क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल ले लेते हैं, थोड़ा सा करने में आसानी होगी ना। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड द फंक्शन इज गिवन एज f of x is equals to sin x plus cos x for all x belonging to 0 to 2 pi, है ना। एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा है ना, 0 से 2 पाई पे किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग और किस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको दिखाना है। तो देखो तरीके तो कई हो सकते हैं ना, लेकिन मुझे मालूम है कि पहले तो एफ डैश एक्स निकालेंगे और इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 कर देंगे। तो आपकी अनुमति से सबसे पहला काम मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला साहब, है ना। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। अच्छा, एफ डैश एक्स निकाला तो मुझे क्या मिल रहा है साहब, ये हो गया कॉज एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। अच्छा चलो कर ही लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर इंक्रीजिंग आपके क्या दिमाग में बात आ रही है कि इंक्रीजिंग के लिए होना क्या चाहिए साहब, एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव, ऐसा होना चाहिए भाई। अच्छा, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि कॉज एक्स माइनस साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि साहब कॉज एक्स साइन एक्स से बड़ा होना चाहिए। कौन सी बड़ी बात है यार, कॉज एक्स साइन एक्स से बड़ा कब कब होता है, 0 से 2 पाई में ढूंढ लो और बता दो। अरे भाई, कॉज एक्स साइन एक्स से बड़ा कब होता है। अच्छा, नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, हम लोग फोटो बना लेते हैं। भाई हमारे पास तो फोटो का ऑप्शन है, और ये देखो साहब मैंने 0 से 2 पाई बना दिया साहब। ये किसकी फ़ोटो बन गई, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, है ना। ये किसका फ़ोटो बन गया, साइन एक्स का, है ना। अच्छा, तो कॉज एक्स की भी बना देते हैं साहब, कॉज एक्स की फ़ोटो इसी इसमें बनाना पड़ेगा अपन को, है ना। तो ये गड़बड़ मत बना देना साहब, है ना, गड़बड़ मत बना देना, मुझे अच्छा नहीं लगता गड़बड़ करते हुए। 0 से 2 पाई में ये कॉज एक्स है ना, ये 0 से 2 पाई में कॉज एक्स की फोटो बन गई। तो ये कॉज एक्स है और ये साइन एक्स। अब देख लो जरा कॉज एक्स कहाँ कहाँ पर साइन एक्स से बड़ा है। भाई ये वाला ग्राफ कॉज एक्स का है और ये वाला ग्राफ किसका है, साइन एक्स का है। तो मुझे कौन सा इंटरवल चाहिए जिसमें कॉज एक्स साइन एक्स से बड़ा हो, मतलब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। अगर आप बोले तो कलर चेंज कर दूँ ना, कलर चेंज कर दूँ, अगर कलर से फ़र्क पड़ता है तो ये वाला पार्ट मुझे चाहिए। इस वाले पार्ट में कॉज एक्स साइन एक्स से बड़ा है। अच्छा, यहाँ पर तो कॉज एक्स साइन एक्स से छोटा है,
फिर मुझे दिखा इस पार्ट्स के बाद, है ना, इस वाले पार्ट में भी cos x sin x से बड़ा है, दिख गया। अच्छा, फिर मेरे दिमाग में आया कि साहब ये वाला पार्ट कौन सा है, तो ये वाला पार्ट दोनों इंटरसेक्ट करते हैं π/4 पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, पाई प्लस π/4 ना, ये पाई प्लस π/4, 5 π/4 पे आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये साहब हो रहा है 5 π/4, एंड ऑफ कोर्स ये 2 पाई तो है ही। मतलब मैं ये क्लियर कट बता सकता हूं कि 0 से लेकर के π/4 तक, या फिर 5 π/4 से 2 π/4, 5 π/4 से 2 पाई तक cos x sin x से बड़ा होता है। इसका मतलब मुझे इंटरवल मिल गया। तो मैंने cos x इज ग्रेटर देन sin x, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट x बिलोंगिंग टू। अच्छा, मजेदार बात यह कि इसने क्लोज इंटरवल की बात की ना, क्लोज इंटरवल की बात की। आप क्वेश्चन को देख करके अपने बात चेंज कर सकते हो ना, आप चाहो तो इसको ऐसा कर लो, इक्वल टू लगा देना, है ना, इक्वल टू लगा देना। भावनाएं समझ रहे हो ना साहब। तो मैं ये बता पाऊंगा कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा साहब, 0 से π/4 तक जाएगा। अच्छा, यूनियन कहाँ से कहाँ तक जाएगा साहब, 5 π/4 से 2 पाई तक जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा। अच्छा, अगर बोल दे कि साहब डिक्रीज करने वाली बात, तो मैं ये भी लिख देता हूँ फॉर डिक्रीजिंग। अब बताने की तो बनती नहीं है, लेकिन लिख देते हैं ना, f डैश x क्या होना चाहिए, लेस देन 0, लेस देन और इक्वल्स टू 0 लिख दो, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, दिख ही रहा है साहब कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक cos x sin x से छोटा है, तो π/4 से 5 π/4 तक। तो मैं लिख देता हूँ, तो फॉर x बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ तक गया साहब, π/4 से 5 π/4 तक। इस कंडीशन में फंक्शन कैसा आएगा साहब, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। क्या परेशानी वाली बात, ये तो दिख रहा है फोटो से। अच्छा, मान लीजिए ग्राफ से नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री से कर लीजिए। अरे 0 से 2 पाई में खूब कहानियां बनती हैं हम लोगों की, करके बता देता हूँ जल्दी से। नाउ तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दूँ, अगर आप बोलो तो। मैंने लिखा साहब कि f डैश x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा लिख सकता हूँ साहब, cos ऑफ x माइनस ऑफ sin x। इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लूँ क्या? अरे 10x वाली बात भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि और कुछ करके आपको बताएं। √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो साहब, तो ये हो जाएगा 1/√2 cos x माइनस ऑफ 1/√2 sin x। हो जाएगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, तो मैं इसको लिख देता हूँ √2 sin π/4 cos x माइनस cos π/4 sin x, तो sin ऑफ π/4 माइनस x। ये मैंने लिख दिया साहब sin ऑफ π/4 माइनस x। अच्छा नहीं लग रहा ना, माइनस साइन बाहर ले लो, तो माइनस ऑफ √2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा sin ऑफ x माइनस π/4। अच्छा, इतनी बात किसी को कोई परेशान तो नहीं कर रही साहब, है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा लिख दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं साहब, इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन की। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन ने मुझे ये सिखाया है कि f डैश x को मैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ले रहा हूँ ना, इक्वल्स टू भी ले रहा हूँ। आप नहीं भी लोगे तो कोई परेशान ना करेगा आपको बोर्ड में, है ना, कभी कोई दिक्कत नहीं। तो f डैश एक्स को मान लीजिए आपने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ले लिया, मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ √2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस π/4 कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, नेगेटिव साइन को इनइक्वालिटी शिफ्ट कर दूंगा, है ना, माइनस साइन है ना, माइनस साइन, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी। तो मुझे ये समझाया गया यहाँ से मैंने ये समझा साहब कि साइन ऑफ x माइनस π/4 शुड बी व्हाट, लेस देन और इक्वल्स टू 0, है ना। ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, मतलब x माइनस साइन ऑफ x माइनस π/4 लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो ये समझ में आया, साइन यार निगेटिव कहाँ पर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि साहब मुझे ये समझ में आया कि x माइनस π/4 जो है ना, वो 2 पाई और
पाई के बीच में होना चाहिए साहब, है ना। फिर मेरे को ये समझ में आया साहब कि प्लस पाई बाई 4 कर दो तो ये 5 पाई बाई 4 हो गया, और ये x हो गया, ये कितना हो गया 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4। अच्छा, मुझे ये समझ में आया कि x बिलोंगिंग टू दिस वन, लेकिन जैसे ही मैंने 9 पाई बाई 4 देखा ना, दिमाग खराब हो गया ना, दिमाग खराब हो गया। उसने तो बोला था साहब कि 2 पाई तक ही जाना है। अच्छा, ये 9 पाई बाई 4 तो 2 पाई से बड़ा है ना, 2 पाई से बड़ा है। लेकिन फिर बात दिमाग में आई कि यार ये 9 पाई बाई 4 है क्या, दिखाऊं क्या है 9 पाई बाई 4। ये देखो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर मैं ये क्वाड्रेंट बना दूं ना, दिख नहीं रहा होगा, अगर मैं ये क्वाड्रेंट बना रहा हूं ना, क्वाड्रेंट बना रहा हूं साहब, ये तो है 2 पाई। अच्छा, ये कितना है पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4 है, तो क्या ये 2 पाई प्लस पाई बाई 4 भी है? हाँ है ना भाई, कैसी बात करते हो ना, 2 पाई प्लस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 बात तो एक ही है साहब, है ना। ये 0 भी है, 2 पाई है, 4 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। तो या तो आप पाई बाई 4 बोलो या फिर 9 पाई बाई 4 बोलो, मीनिंग इज सेम ना, 2 पाई प्लस पाई बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, दूसरा कहाँ से कहाँ तक था? 5 पाई बाई 4 से 9 पाई बाई 4 तक। देखो 5 पाई बाई 4 कहाँ पर आएगा? 5 पाई बाई 4 यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर। ये है साहब 5 पाई बाई 4। तो उसने बोला साहब 5 पाई बाई 4 से 9 पाई बाई 4 तक जाना है। इसका मतलब क्या है? 5 पाई बाई 4 से 2 पाई तक जाओ और 0 से पाई बाई 4 तक जाओ। बात तो एक ही है, 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई एंड देन 0 टू पाई बाई 4। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी डिफरेंट मीनिंग आप बोल सकते हो कि इसका मतलब साहब वही है, x बिलोंगिंग टू व्हाट? 0 टू पाई बाई 4 यूनियन व्हाट? 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई। दिख रहा है कि कट गया? तो 5 पाई बाई 4 से 9 पाई बाई 4 का मतलब भाई 2 पाई तक के इंटरवल में चाहिए ना, तो 9 पाई बाई 4 तो 2 पाई से ज़्यादा हो गया। लेकिन आपको दिमाग में रखना भी है ना भाई, 9 पाई बाई 4 मीन्स व्हाट? 2 पाई प्लस पाई बाई 4, मतलब 0 से पाई बाई 4। तो ये है साहब 0 से पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। मैंने आपको ये समझा दिया ना, शायद आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो 5 पाई से 9 पाई बाई 4 का मतलब क्या है? 5 पाई से 2 पाई बोल दो और 0 से पाई बाई 4 बोल दो। ये वही चीज़ मैंने लिख दिया साहब, और ये पहले भी आ चुका है ना, पहले भी आ चुका है। तो एक इंटरवल में फंक्शन को इंक्रीज करा दिया आपने, तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसमें फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि एलिमेंट्री पार्ट आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का समझ में आ गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतनी बातें काम नहीं आएंगी, और भी कुछ बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। अभी ही बात करते हैं उसकी, कॉनकेविटी ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, कर्व की कॉनकेविटी क्या होती है, और मैक्सिमा और मिनिमा विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बोथ आर कोरिलेटेड, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा का पार्ट और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पार्ट, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेटेड है। मैं जल्दी से उसके बारे में बात कर लेता हूँ फटाफट। यहाँ पर आप लिख सकते हो ना, फॉर ऑब्जेक्टिव्स ओनली। पहला पॉइंट लिखना है साहब कॉनकेविटी। इनमें भी फर्स्ट लिखना है कॉनकेव अप। वैसे अगर मैं बात आपसे पूछूं तो ऑलमोस्ट सारे लोगों ने फिजिक्स के लेवल में इतनी बातें सीखी होंगी ना, कॉनकेविटी क्या कहलाती, और 100% फिजिक्स में आपको ये टीचर्स ने आपके बताया भी होगा। लेकिन मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में इसके बारे में ज़रूर बात कर लेते हैं एक बार। What is the meaning of concave up? ये क्या लिखा है मैंने? If curve lies above the tangent, तो कॉन्केविटी कैसी होगी? अप होगी, इसको कॉन्केव अप बोलते हैं। जरा ऐसी मैं बात कर लूँ यहाँ पर, अगर मैंने कर्व ऐसा बनाया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो आपको क्या लगता है टेंजेंट कैसा है?
कर्व लाइज अबव द टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 100% कर्व क्या होगा, टेंजेंट के ऊपर होगा। अच्छा, ये फंक्शन कैसा दिख रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है ना। तो मुझे ये बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो f डैश x होगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा, तो क्या कॉन्केविटी ऐसी ही हो सकती है? मुझे तो और भी कुछ दिख रहा है कि अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन बना दूं ना ऐसा, यार ये डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है। अच्छा, मैं अगर इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूं, जरा ड्रॉ करके दिखाओ। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया एंड अगेन द कर्व लाइज अबव द टेंजेंट। तो ये दोनों ही केसेस f डैश x इज स्मॉलर देन 0 है। तो कॉन्केव अप दोनों केसेस में हो सकता है, फंक्शन इंक्रीजिंग हो या फंक्शन डिक्रीजिंग हो, कॉन्केव अप हो सकता है। और कॉन्केव अप का मतलब क्या, कर्व लाइज अबव द टेंजेंट। अभी बात पूरी नहीं हुई ना, इधर ध्यान दें बस। इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में मैं कुछ लिख रहा हूं, आप जरा देख लें। इन बोथ द केसेस f डबल डैश x इज पॉजिटिव। अच्छा, ये कैसे मुझे मालूम पड़ा? अभी हम आपको सिखाते हैं। इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में इसका जो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है, मैं यहां पर पहले लिख तो दूं, लेट y इज इक्वल्स टू एनी फंक्शन ऑफ x। मैं इसकी बात कर रहा हूं ना। दोनों ही केसेस में f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 इधर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर एक फंक्शन f ऑफ x है, सुन रहे हो, और बाय द वे मैंने निकाला साहब कि f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब था? जल्दी से मुझे बताओ। इफ देयर इज एनी फंक्शन ऑफ x दैट इज f ऑफ x एंड इफ f डैश x कम्स पॉजिटिव, व्हाट इज इट्स मीनिंग? f of x is an increasing function. f of x is an increasing function. अच्छा, f of x increasing function का मतलब क्या था? Slope of the tangent increases. ये बात थी, हाँ जी, सॉरी, slope of the tangent is positive. फिर से f of x एक फंक्शन ऑफ x है, अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है, what is its meaning? f of x is an increasing function. f of x is an increasing function. अच्छा, इधर देखो, अब मैंने मान लिया कि साहब f डैश x is a function of x. f dash x is a function of x, and if f double dash x comes positive, what is its meaning? इसकी क्या मीनिंग है? f dash x is an increasing function. f dash x is increasing function. अभी नोट नहीं करेंगे, f dash x is an increasing function. और f dash x अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इंक्रीजिंग. स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग x, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंक्रीजेस. जैसे जैसे x को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे x को बढ़ाते जाएंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट बढ़ नहीं रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट केवल पॉजिटिव है, ये बता रहा है. If f of x is any function and f dash x is greater than 0, what is its meaning? F of x is an increasing function. Now, if f dash x is a function and f double dash x comes positive, इसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब f dash x is an increasing function, और f dash x is an increasing function का मतलब क्या हुआ? Slope of the tangent is increasing with increase of x. तो मैं क्या लिखने वाला हूं कि इन बोथ द केसेस f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसका मतलब क्या हुआ? f डैश x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. f डैश x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. और f डैश x अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज इट्स मीनिंग? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंक्रीजेस. Slope of the tangent
increases with increase of x. भैया जैसे जैसे x बढ़ाओगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट बढ़ता जाएगा। मैं आपको इलस्ट्रेट करके बता रहा हूं जल्दी से। और अगर f डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो सीधी सी बात है यार, f डबल डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, बिल्कुल सही। अच्छा अगर f डबल डैश एक्स इंक्रीजिंग हो जाए, ऐसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज इट्स मीनिंग, इट्स थर्ड डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव। अच्छा थर्ड डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव। बहुत बढ़िया ना। तो फॉर इलस्ट्रेशन ना, मैं केवल इलस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, जैसे आपको ये बात समझ में आए कि यार ये मैं क्या बोल रहा हूं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ एक्स की मीनिंग क्या है दोनों ही केसेस में, इसमें भी और इसमें भी। ऑल्दो इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन दोनों ही केसेस में स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज ऑफ एक्स। व्हाई, बिकॉज इट्स सेकंड डेरिवेटिव कम्स पॉजिटिव। चलो दिखाता हूं आपको। मान लीजिए कि मैंने एक ये फंक्शन का ग्राफ बनाया ना, थोड़ा सा दिखाने के लिए ना, दिखाने के लिए ये बना दिया ना, ये बना दिया, ये पहला वाला केस बनाया ना। अच्छा मान लीजिए कि ये पॉइंट मैंने लिया और एक पॉइंट ये लिया, ये है यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मान लीजिए कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, tan 31/√3। अच्छा जैसे जैसे x को मैंने बढ़ाया तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बढ़ रहा है ना साहब, दिख रहा है क्या आपको, हाँ जी दिख रहा है। मान लीजिए कि ये 30 डिग्रीज मैंने लिया, एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे जैसे x को मैं बढ़ा रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट बढ़ता जा रहा है। यू कैन चेक यहाँ पर स्लोप कितना है, एक एग्जाम्पल के लिए tan 30 डिग्रीज ले लिया मैंने, और यहाँ पर इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है साहब, tan 60 डिग्रीज। तो स्लोप इंक्रीजेज और नॉट, ये कितना है 1/√3, और इसका स्लोप कितना आ रहा है √3, है ना। तो एज x इंक्रीजेज स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंक्रीजेज, दैट इज द मीनिंग। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरे केस में भी आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो रहे हो कि साहब इसमें तो समझ में आ रहा है, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो मत समझो भाई। अच्छा समझना है, चलो समझ लेते हैं भाई, समझने में क्या है। अरे एंगल का ही तो खेल है, कुछ बना लेते हैं ना, कुछ बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये ऐसा बना दिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया मैंने, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने टेंजेंट बनाया साहब ये, और यहाँ पर भी मैंने टेंजेंट बना दिया, लो भाई ये। अच्छा मान लीजिए कि इस पॉइंट पर ये x1 है और ये x2। अच्छा देख रहे हो ना, x1 x2 से तो छोटा है, बिल्कुल सही है साहब। अच्छा मान लीजिए कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है वो यहाँ से 120 डिग्रीज बना रहा है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan 120 डिग्रीज। अच्छा tan 120 डिग्रीज बोले तो -√3 है ना, अरे है कि नहीं। अच्छा ये थोड़ा सा और ऐसा हो गया है, तो मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल जो बन रहा है 150 डिग्रीज बन रहा है। भाई ये अगर 120 है तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज एंगल 150 डिग्रीज हो सकता है ना, हो सकता है। तो मैंने ले लिया साहब tan 150 डिग्रीज। अच्छा tan 150 डिग्रीज मतलब -1/√3। अच्छा -√3 और -1/√3 में बड़ा कौन, ऑफ कोर्स -1/√3 है ना। तो जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंक्रीज कर रहा है। -√3 से कहाँ पर पहुँच गया, -1/√3 से, -√3 से -1/√3 पे पहुँच गया। व्हाट इज इट्स मीनिंग, एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग x स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजेस। और स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब f' क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ f' इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज इट्स मीनिंग, f" शुड बी व्हाट, पॉजिटिव। तो इतनी सारी जो बातें हैं उसकी मीनिंग केवल मैंने इतनी ही समझानी थी।
ये कॉनकेव अप की बात है, जल्दी से कॉनकेव डाउन की बात कर लेते हैं फटाफट। नोट कर लें साहब, नंबर 2 कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन का मतलब क्या है साहब? इसका मतलब ये होगा कि कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट। हालांकि आपने कॉनकेव अप ऐसा वाला पढ़ा होगा ना, ये कॉनकेव अप है, ये कॉनकेव डाउन है, तो बात समझ में तो आ ही जाती है। हाँ, मैंने उसको टेंजेंट के फॉर्म में आपको बता दिया साहब। कॉनकेव अप मतलब कर्व टेंजेंट के ऊपर है तो कॉनकेव अप, कर्व टेंजेंट के नीचे है तो कॉनकेव डाउन। अगर आप बोलो तो सेम वर्किंग के साथ सेम रिजल्ट। कॉनकेव डाउन बनाना है साहब और इंक्रीजिंग में बनाना है। ये लो, ये कॉनकेव डाउन बन गया। अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, कैन वी चेक दैट एट एनी पॉइंट टेंजेंट ऑलवेज लाइज अबव या फिर कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो f डैश एक्स तो पॉजिटिव ये है, और f डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब f ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस केस के लिए क्या समझ में आ रहा है? f ऑफ x इंक्रीजिंग है। अच्छा, एक और बना लो साहब, डिक्रीजिंग फंक्शन में भी कॉनकेव डाउन बना लेते हैं। ये कॉनकेव डाउन है साहब। टेंजेंट कैसा बनेगा? टेंजेंट ऑलवेज लाइज अबव। इसमें कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट दिख रहा है, लेकिन हाँ मुझे ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसा है? नेगेटिव। स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है? पॉजिटिव, कोई डाउट नहीं। लेकिन कहानी ये है कि नाउ फॉर बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में इस बार मालूम क्या होने वाला है? f डबल डैश एक्स नेगेटिव होने वाला है। और f डबल डैश एक्स का नेगेटिव होना क्या बता रहा है? कि f डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। व्हाट इज इट्स मीनिंग? f डैश एक्स इज a decreasing function। और अगर f डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं व्हाट इज इट्स मीनिंग। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट को शो करता है ना। So what is its meaning? Slope of the tangent decreases with the increase of x। जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिक्रीज हो रहा है, ऐसे दिख जाएगा। यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फिर और आगे वाले पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अगर कॉनकेव डाउन है ना, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ x। और अगर कॉनकेव अप था तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंक्रीज हो रहा था विद द इंक्रीज ऑफ x। इसलिए उस केस में डबल डैश x क्या था? पॉजिटिव। यहाँ पर डबल डैश x क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। आप चेक कर सकते हो, बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ more questions and articles based upon monotonicity. Bye bye.